हेलो वेलकम। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारा आज का टॉपिक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें वर्क और एनर्जी दोनों का कंसेप्ट आना चाहिए। तो पहले हम वर्क और एनर्जी का कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पर आते हैं। तो सबसे पहले वर्क वर्क हम उस वक्त कहते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। इस तरह एनर्जी एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के वर्क करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। अगर हम ये कहें कि एक बॉडी जो है वो वर्क कर सकता है, तो इसका मतलब यही है कि उस बॉडी के पास एनर्जी है। और इसी तरह अगर हम ये कहें कि एक बॉडी के पास एनर्जी है, तो इसका मतलब यही है कि वो बॉडी जो है वर्क कर सकता है। यूं वर्क और एनर्जी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। वर्क और एनर्जी में थोड़ा सा फर्क है। वर्क और एनर्जी एक सेम चीज है, और इसीलिए वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट है, यानी कि जॉल। ठीक है। और वर्क और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की तरफ अब हम आते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी में इंक्रीज हो जाती है। वर्क करने से किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो आते हैं भाई, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि बाय डूइंग वर्क द एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज। वर्क करने से बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है। तो सपोज ये मेरे पास बॉडी है और इस वक्त इस बॉडी के पास जो है वो 15 जॉल एनर्जी है। सपोज कि इसके पास 15 जॉल एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है भाई? इसके पास कैनेटिक एनर्जी है। इस बॉडी के पास 15 जॉल कैनेटिक एनर्जी है भाई। जब और इस पर मैं कुछ वर्क करता हूं, जब मैं इस बॉडी पर वर्क करूंगा तो इस वर्क करने के बाद इस बॉडी की एनर्जी जो है वो 20 जॉल हो जाती है। वर्क करने के बाद इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 20 जॉल हो जाती है। तो हमने देखा कि हमने जब इस बॉडी पे वर्क किया तो इस बॉडी के पास सिर्फ 15 जॉल एनर्जी थी, और वर्क करने के बाद इस बॉडी की एनर्जी जो है 20 जॉल हो गई। तो अब हमने ये फाइंड करना है कि हमने इस पर कितना वर्क किया। तो इधर फार्मूला लिखा है कि अगर हम वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, यानी कि वर्क जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर इस फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी हम माइनस कर लें तो हमें वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जगह हम 20 पुट कर देते हैं, और इनिशियल हमारे पास जो था वो 15 जूल था। तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो इट्स मीन के हमने बॉडी पर 5 जॉल का वर्क किया था। हमने बॉडी पर क्या किया था भाई? 5 जॉल का वर्क इस बॉडी पर किया था। तो उसकी फाइनल जो एनर्जी है वो 20 जॉल हो गई थी। पहले इसकी एनर्जी जो है वो 15 जॉल है। वर्क किया, कितना वर्क किया हमने? 5 जॉल का वर्क किया। 5 जॉल का हमने इस बॉडी पर वर्क किया, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 20 जॉल हो गई। इट्स मीन के वर्क जो है इस बॉडी में स्टोर हो गया, क्योंकि वर्क जो है वो खुद एक एनर्जी है। तो ये वर्क जो है इस बॉडी में स्टोर हो जाता है। इस तरह इसकी एनर्जी में इजाफा हो गया, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। और यही तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कह रहा है कि जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो वो वर्क जो है उस बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो उस बॉडी की जो है काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ आते हैं। वेरी सिंपल भाई, लेट्स सपोज कि ये एक कार है और इसका मास जो है वो m है। ये इस वक्त जो है एट रेस्ट है। इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो 0 है भाई। हम क्या करते हैं, इस कार पर हम एक फोर्स लगाते हैं भाई। इस पर फोर्स लगाते हैं, इट्स मीन कि हम इस पर वर्क कर रहे हैं। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये कार जो है पहले ये पोजीशन ए पर थी, पहले ये पोजीशन ए पर थी, अब ये पोजीशन बी पर आ जाएगी। पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आएगी, और इस पोजीशन बी पर इस कार की जो है पहले इसकी वेलोसिटी वी आई थी, 0 थी।
अब इसकी वेलोसिटी वीएफ हो गई, यानी इसकी वेलोसिटी में क्या हो गया भाई, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी में जो है चेंज प्रोड्यूस हुआ, वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस होने से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया। ठीक है भाई, जब हमने इस कॉर्ड पर फोर्स अप्लाई की तो इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ गई, वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस होने से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ और डिस्प्लेसमेंट डी भी कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट डी भी कवर हुआ। तो हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का जो फार्मूला वो हमने पढ़ चुके हैं कि वर्क डन ऑन अ बॉडी, जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, अब हमने इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी में कितना यानी चेंज प्रोड्यूस हुआ उसको डेरिवेट करना है, उसको कैलकुलेट करना है। और इसके लिए हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है 2AD इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इधर 2A जो है 2A का फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 1/2A इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये वाला रिलेशन हमारे पास आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर देते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है। अब जो है हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं भाई, हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 को बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं भाई, F मल्टीप्लाई बाय D, और इसकी जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन की, तो पहले इसको लिख लेते हैं ma को, ma इंटू 1/2A इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये A जो है A से कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आएगा भाई 1/m/2 इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। F जो है वो D से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा FD, और FD किसके इक्वल है भाई, वर्क के, तो हम इसको वर्क लिख लेते हैं। FD जो है वो वर्क डन के इक्वल है, तो इधर हम वर्क डन लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब जो m/2 इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इस m के फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा भाई 1/2, m को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m VF स्क्वायर माइनस m VI स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आया 1/2 इंटू MVF स्क्वायर माइनस MVI स्क्वायर। 1/2 को हम फिर से इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आएगा 1/2 MVF स्क्वायर माइनस 1/2 MVI स्क्वायर। अब 1/2 MVF स्क्वायर माइनस 1/2 MVI स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये 1/2 MV ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, तो इसको हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और इस साइड से हमारा क्या है भाई, वर्क है, वर्क को हम W से शो कर देते हैं।
तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, या हम इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी थी कि जब भी हम किसी बॉडी पे हमने वर्क किया और वो वर्क क्या हुआ भाई, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल हो गया। तो स्टेटमेंट ऊपर देखें भाई, वर्क डन ऑन अ बॉडी, जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं, इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो वो वर्क जो है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो हमने बॉडी पर वर्क किया और उस वर्क के नतीजे में उस बॉडी की क्या हो गई भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, चेंज हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इधर हमने बॉडी पर फोर्स लगाए, फोर्स लगाने से इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, दैट इज अ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है और ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फार्मूला है और ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और आपकी बुक में जो है लास्ट जो 4 लाइनें दी गई हैं उनमें ये बात बताई गई है कि जब एक बॉडी आपकी अर्थ की सरफेस को लीव करता है और अपवर्ड मूव करता है तो वर्क डन क्या करता है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। बुक के लास्ट जो लाइनें हैं उसमें ये बात बताई गई है, 2 केसेस बताए गए हैं कि एक बॉडी है और वो सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ा है। लेट्स सपोज कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है। जब ये बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ को लीव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, तो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में क्या प्रोड्यूस होगा, चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पहला तो यही है कि जब भी बॉडी जो है सरफेस ऑफ अर्थ को छोड़कर अपवर्ड मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और डिपेंड करता है कि वो बॉडी जो है कितनी हाइट अटेन करता है। जितना वो बॉडी हाइट अटेन करेगा उतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो व्हेन ए बॉडी रेज अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देन द वर्क डन चेंजेस इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉडी को वर्क डन जो है उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। सेकंड केस ये है कि जब आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास जब एक स्प्रिंग है भाई, स्प्रिंग जब कंप्रेस्ड होता है, स्प्रिंग जब कंप्रेस्ड होता है तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है तो वर्क डन जो है उस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, उस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस्ड होगा तो वर्क डन जो है उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, मतलब चेंज कर देगा। तो दैट इज ऑल अबाउट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के वर्क करने से चीजों की एनर्जी में इजाफा होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज। ठीक है।